गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने यहाँ वाली बात कर रखी थी, याद होगा आपको, एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2 और एफ नेट इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर रिजल्टेंट, ये वाला याद है ना आपको, आपने नोट कर रखा होगा। उससे आगे से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो उससे आगे का मामला कंटिन्यू करने के लिए देखो हम आज का हमारा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो लेक्चर है वो लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन के जो न्यूमेरिकल एक्टिविटी है उस न्यूमेरिकल एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए है। तो देखो किस प्रकार से हम उसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले जो एफ नेट मैंने बताया था कि एफ नेट जो होता है बच्चों वो हमारा 2f cos थीटा बाई 2, इसके ऊपर मैं 2-3 पॉइंट जो है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हमारे पास दो बल हैं और उनके बीच में थीटा हमें पता है, वो दोनों बल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए तो उनके बीच का एफ नेट कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला को लगा के हम बात करते हैं। अगर 0 डिग्री है, अगर उन दोनों बलों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो यहाँ 0/2 0 cos 0 कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा 2f। और आना भी चाहिए, ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाएगा कि दोनों जो फोर्स हैं वो एक दूसरे से 0 डिग्री पर है। इसके बाद 60 डिग्री पर है तो 60/2 कितना हो जाएगा 30, cos 30 कितना होता है √3/2 से ये 2 सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा √3f। इसका मतलब अगर दो फोर्स एक दूसरे से 60 डिग्री पर हों बच्चों, एक फोर्स सेम दूसरा फोर्स एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √3 गुना आ जाएगा। याद रख सकते हो, बहुत इजी है। अगर 90 डिग्री पर हो 90/2 कितना हो जाएगा 45 cos 45 1/√2 1/√2 से ये 2 सॉल्व होगा तो यहाँ पे आएगा √2f। यानी दो फोर्स अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो f और f तो रिजल्टेंट आ जाएगा √2f, है ना, इजी एकदम। अगर 120 डिग्री पर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर 120 डिग्री पर हो तो 120/2 60 हो जाएगा, cos 60 1/2 2 से 2 सॉल्व हो जाएगा और f आ जाएगा, सिर्फ f बचेगा। इसका मतलब जो दो फोर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं और दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होता है, सेम आता है। और लास्ट 180 डिग्री, अगर दोनों 180 डिग्री पर हों यानी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हों तो नेट आंसर 0 आ जाएगा। दो इक्वल वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट होते हैं तो 0 हो जाता है। 180/2 90 cos 90 0 तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इतनी बात जो है वो हमें यहाँ जो न्यूमेरिकल होंगे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इस बात को आप नोट कर लो। पॉज करके नोट कर सकते हो या सीधे नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड बनते हैं। ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। इस इक्विलेटर ट्राइंगल की जो साइड है वो तो A है और इसके तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज सिचुएटेड है। किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर फोर्स पता कर लो। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर फोर्स पता करो। मैं इस कॉर्नर पर फोर्स पता करने के लिए यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ। इस पर मेरा ध्यान रहना चाहिए, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। कूलॉम लॉ की एक खास बात पॉइंट आउट कर सकते हो, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे की दखलंदाजी से मुक्त होता है, तीसरा कोई दखलंदाजी नहीं करता। उन दोनों के बीच की बात है K(Q1 Q2)/r², तीसरा घुसेगा नहीं उसमें, तीसरा अपना खुद का लगाएगा, उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर हम नेट निकाल सकते हैं। तो ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा F = KQ²/AC, ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा F = KQ²/AC। क्या आपको दोनों फोर्स सेम दिखाई दे रहे हैं? दोनों फोर्स सेम है और इक्विलेटरल एंगल है तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया 60, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60 और दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। दोनों 60 डिग्री के ऊपर सिचुएटेड है तो F नेट जो आएगा उस क्यूब के ऊपर वो √3 ऑफ F आ जाएगा और √3 ऑफ F का मतलब है
√3kq²/a²। इतना आसान सा केस है ना, सॉल्व कर सकते हो, नोट करके इसको सॉल्व कर लो। ये पहले वाली बात थी जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये वाला जो हमने लिखा था। अभी जो हमने लिखा वो ये वाला है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको लिखा देता हूँ ताकि आपके थोड़े और प्रैक्टिस हो जाए, आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पॉइंट के नाम दे देते हैं इस बार A, B और C। यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे -Q। फाइंड आउट फोर्स नेट ऑन B। नेट फोर्स पता करना है B के ऊपर। सॉल्व कर लो, 1 मिनट का समय है, क्वेश्चन नोट कर लो। B पर नेट बल ज्ञात करो, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो इसको। निकाल लिया इसका आंसर बच्चों। तो F नेट जो है वो पॉइंट B पर कितना होगा, क्रॉस करते हैं। ये वाला इसको धक्का देगा, ये वाले ने इसको धक्का दिया, फोर्स कितना हुआ F = kq²/a²। लेकिन इस बार वो माइनस है, माइनस उसको अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स का फॉर्मूला तो वही आएगा kq²/a²। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। दो इक्वल फोर्स अगर 120 डिग्री पर है तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा B के ऊपर, उतना ही आ जाएगा kq²/a²। ये खास बात है। तो ये एक लेवल हो गया। एक मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, आप मुझे सॉल्व करके उसका आंसर बताना। आपको F नेट पता करना है, F नेट ऑन एनी वन चार्ज। किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स पता करना। ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर 4 इक्वल चार्ज पड़े हैं। आपको पता करना है कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना। पहले तो ये क्वेश्चन बड़ा हाईफाई माना जाता था, HC वर्मा में दिया हुआ था, लेकिन अब 12th बोर्ड की जो RBSC की बुक है हमारी, उसके अंदर भी दिया हुआ है। तो कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये बच्चों हमारा जो कूलाम का नियम है, उस कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ और अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। शीट आपको जब इसकी मिलेगी तो शीट के अंदर मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको लेकर, और फिर जो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं वो पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो कूलाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे समाप्त होती है अब जाके। अब हम आर्टिकल नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 3 ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमारा केस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने फोर्स के बारे में बातें सीखी है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा क्या मतलब है, ये एक चार्ज है Q, इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन मुझे दिखाई दे रहा है, जिस रीजन के अंदर जब मैं किसी छोटे से दूसरे चार्ज को अंदर प्रवेश कराने की कोशिश करूंगा तो उस चार्ज को या तो इसके द्वारा खींच लिया जाएगा या इसके द्वारा धकेल दिया जाएगा। अगर ये चार्ज प्लस होता है तो ये इसको धक्का दे देगा, और अगर ये माइनस होता है तो ये इसको खींच लेगा। लेकिन जब आपको टेस्ट चार्ज बोला जाता है, इस Q को टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज अगर आपको बोला जाता है तो आपको उसको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को क्या कर दिया जाएगा, धक्का दे दिया जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र मतलब किसी आवेश के चारों तरफ एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जिसमें किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लाने पर उस पर एक नेट बल लगता, उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये बात आप नोट भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज is such a reason in which when a test charge included
और टेस्ट चार्ज सिचुएटेड इट फील्स अ नेट फोर्स, यह अपने ऊपर एक नेट बल महसूस करता है। वो रीजन, वो क्षेत्र, वो एरिया क्या कहलाता है? इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत समझ में आई हमको, लेकिन हम इसका न्यूमेरिकल जो वर्जन है, वो न्यूमेरिकल वर्जन इसका कैसे देखेंगे? तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर एक फोर्स पता कर लो, और इसमें जो आर्टिकल नंबर 3 है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और वो है लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखकर ये फॉर्मूला लिख सकते हो, और इसके पास में एक छोटी सी लाइन ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य होती है, इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य होती है, विच इज फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, जो कि प्रति एकांक आवेश का बल होता है, विच इज फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, जो कि प्रति एकांक आवेश का बल होता है। तो प्रति एकांक आवेश का बल है, तो इसके हिसाब से हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली है। ये नई फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसके बारे में हम 3 बचपन की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बचपन की 3 बातों में सबसे पहले स्केलर है कि वेक्टर है? जवाब है वेक्टर है, देख के पता चल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। तो सबसे पहले बताएंगे सदिश राशि है, उसके बाद में इसकी जो यूनिट होगी बच्चों, वो यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। ऊपर फोर्स है, नीचे चार्ज है, तो न्यूटन पर कूलम इसकी होगी। आगे जाके एक और आएगी वोल्ट पर मीटर, तो दूसरी जो इसकी यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर हो। और तीसरे नंबर पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l1t-2, m1l1 t-2, और नीचे होता है a1t1। कूलम का क्या होता है? एट होता है a1t1। तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा m1l1 t-2 a1t1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1l1 t-3 a-। पूछे जाते रहते हैं आपके एग्जाम के अंदर, एक्स ग्रुप के अंदर ये जो फॉर्मूला है ये खूब पूछे जाएंगे, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी आना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिख लो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकाल के बताना। मैंने आपको वहां उसकी यूनिट बता रखी है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास्टर के मुंह से निकली हुई एक एक बात बच्चों सवाल बनाएगी, इसलिए एक एक बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से गौर करेंगे, नोट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये जो बातें हैं ये आपको समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका बेसिक था ये। इसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें और भी बातें हैं, जैसे अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से दिखाया है, ये किसी जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम लाइन से दिखाते हैं। आर्टिकल 4 में, इसके बाद वाले आर्टिकल में हम इन लाइंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इन लाइंस को बोलते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं इसके अंदर किसी चार्ज Q को रख देता हूं तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब मैं पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी मास को गिराता हूं तो उस मास के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगता है। मास अपने आप नीचे जा रहा है ना, छोड़ने पर अगर फोर्स नहीं लगता तो यहीं रहना चाहिए, लेकिन छोड़ते किधर आता है? नीचे की तरफ आता है। वही चीज इस चार्ज के साथ होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रखते हैं तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू होगी फोर्स इज इक्वल टू वो चार्ज इनटू वहां E। वो चार्ज इनटू वहां E मतलब Q इनटू E, F इज यानी किसी भी आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस आवेश के ऊपर एक नेट धक्का लगेगा, और वो जो नेट धक्का हमारा होगा
वो नेट धक्का Q इंटू ई से निकाला जाएगा, वो चार्ज इंटू वहां पर E। तो ये होगा। अच्छा, इसमें प्लस और माइनस का केस अलग अलग है। अगर प्लस चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में धक्का लगेगा, और अगर बच्चों माइनस चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन। तो प्लस चार्ज पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E की डायरेक्शन में धक्का लगाता है, और माइनस चार्ज पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E की अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाता है। बहुत ही इजी चीज है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस Q इन डायरेक्शन ऑफ E। प्लस Q जो होता है वो E की दिशा में धक्का लगाता है, एंड माइनस Q in direction of E, minus Q in opposite direction of। तो प्लस पर जो लगने वाला धक्का है वो E की दिशा में लगेगा, माइनस पर लगने वाला जो धक्का है वो E की विपरीत दिशा में लगेगा। बहुत ही इजी चीज, बहुत ही आसान चीज। क्या बात, मजा आ गया। तो यहाँ पे कैसे मजा आ गया कि जब हमें प्लस चार्ज दिया जाएगा तो हम कहेंगे E की दिशा में धक्का लगा रहे हैं, माइनस दिया जाएगा तो हम कहेंगे E की अपोजिट डायरेक्शन में उस पर धक्का लग रहा है। अब आती है सवालों की बारी। जब इससे संबंधित सवाल हमें दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे, तो कैसे सॉल्व होंगे अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही स्टार पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और स्टार पॉइंट है किसके बारे में? यूनिफॉर्म E के बारे में, समरूप E के बारे में। और हमारा जो समरूप E है, यूनिफॉर्म E है, उसका मतलब होता है समरूप E मतलब एक ऐसा क्षेत्र, ये बात लिखेंगे, इट इज सच अ रीजन, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वेयर डायरेक्शन ऑफ E एट ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं पर E की दिशा सेम होती है। सभी बिंदुओं पर E की दिशा सेम होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ E एट ऑल पॉइंट्स इज सेम। सभी बिंदुओं पर E का जो परिमाण होता है वो भी क्या होता है? सेम। तो यूनिफॉर्म E का मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहां E की दिशा सब जगह पे समान होती है, और जहां E का मैग्नीट्यूड सब जगह पे समान। कितनी अच्छी बात है। तो यूनिफॉर्म E जो है, उस यूनिफॉर्म E के अंदर ये इतनी बात है। तो यूनिफॉर्म E जब आपके पास होगा, यूनिफॉर्म E में जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल फॉर यूनिफॉर्म E। अगर यूनिफॉर्म E है तो F इज इक्वल टू QE। E यूनिफॉर्म है तो F भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और F अगर यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म। और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है बच्चों, तो आपको पता है कि कौन सी इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन सॉल्व। जब भी समरूप E की गति में, समरूप E में आवेश की गति हो, तो आपको क्या लगाना है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये बात नोट कर लो, फिर मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ। ये बात आप पॉज करके नोट कर लो, फिर एक पॉइंट नोट करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपने ये पॉइंट नोट कर लिया। अब इसके रिलेटेड जो एक बात है, उस बात को आप नोट करिए। इट मीन्स, अर्थात टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ, अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति से संबंधित, टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रश्नों को हल करने के लिए वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। हम गति की समीकरणें लगा सकते हैं। वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, हम गति की समीकरणें लगा सकते हैं। तो देखो, आवेश जो होता है प्लस चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है, उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अपोजिट जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो ये वाला जो है वो प्लस चार्ज है, ग्रेविटेशन फील्ड नीचे है, ये प्लस चार्ज है, ये नीचे चलेगा।
अब ये माइनस चार्ज है, ग्रेविटेशन फील्ड नीचे, मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ऐसी कंडीशन जो है उसमें हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कह दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए कहाँ से लाएंगे? ए लाने के लिए हम कहेंगे कि F इज इक्वल टू क्यू ई, या ध्यान रख लो F इज इक्वल टू एम ए, ध्यान रख लो क्यू ई बराबर एम ए कर सकते हो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम हो जाएगा। तो क्यू ई बाय एम हो जाएगा। तो ये क्यू ई बाय एम एक्सेलरेशन आपको यूज करना है। ये एक्सेलरेशन भी नोट कर लो, और एक्सेलरेशन आपको क्यू ई बाय एम नोट करना है। एम कैपिटल हो तो यहाँ कैपिटल ले लेना, स्मॉल हो तो यहाँ पे स्मॉल ले। नोट कर लिया आपने? आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, M का। चार्ज है Q, स्मॉल q, मास है स्मॉल m, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E में छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ स्मॉल q, स्मॉल m, स्मॉल q, स्मॉल m का एक आवेशित कण रिलीज्ड फॉर द मोशन, समरूप विद्युत क्षेत्र में गति के लिए रिलीज फॉर द मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र में गति के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। रिलीज फॉर द मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र में गति के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। फाइंड आउट नंबर 1, ज्ञात करें नंबर 1। क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको? नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्मॉल टी टाइम। स्मॉल टी समय बाद इसकी गतिज ऊर्जा, उसके लिए आपको वेग चाहिएगा, तो वेग निकाल के फिर गतिज ऊर्जा निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्मॉल टी टाइम। दूसरा, टाइम टेकन टू कवर d डिस्टेंस, d दूरी तय करने में लगा समय। टाइम टेकन टू कवर d डिस्टेंस, d दूरी तय करने में लगा समय। तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं बता देता हूं आपको बच्चों। क्या काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टी टाइम, इसके लिए आपको वेग चाहिएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन वी नहीं दे रखा, तो वी के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, इसमें मैंने क्यू चार्ज को छोड़ा, वो ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी टाइम के बाद में बताना, टी टाइम के बाद में बताना है, तो ए टी आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि हमने इसको छोड़ा है गति के लिए, और एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाय एम, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो वेलोसिटी हो जाएगी क्यू ई बाय एम इंटू टी। अगर ये आपके पास वेग आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आराम से आ जाएगी बच्चों, हाफ एम क्यू ई टी अपॉन एम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और देखने वाली बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू होगी क्यू स्क्वायर बाय एम, क्यू स्क्वायर बाय एम के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, सेम टाइम होगा, 2 जो है वो भी कांस्टेंट है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन एम के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, प्रोपोर्शनल। तो ये पहले सवाल का जवाब है, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर मैं आपको दूसरा सवाल भी इसका बता देता हूँ। दूसरे सवाल में पूछा क्या था? दूसरे सवाल में पूछा था टाइम टेकन टू कवर डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना वक्त लगेगा, तो डी डिस्टेंस को कवर करने में जो वक्त लगेगा उसके लिए आप कौन सी इक्वेशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन। डी डिस्टेंस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसी इक्वेशन के अंदर टाइम टेकन और d ये दोनों आते हैं। u तो इनिशियल 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। d इज इक्वल टू हाफ, a की जगह क्यू ई बाय एम
इंटू टी स्क्वायर। अब आपको टी निकालना है तो टी स्क्वायर को एक तरफ रखो, बाकी सामने ले जाओ, टी स्क्वायर हो जाएगा 2md अपॉन क्यू ई, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये आंसर है 2md अपॉन क्यू, है ना आसान सा केस। तो ये हमारा जो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनती है, इसी से रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं, ये वो सवाल है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी तक इस लेक्चर के अंदर जनरल बातें की है बच्चों। ये सब बातें जो हमने की है ये सब जनरल बातें हैं। आइए हम कुछ यहाँ पे जो क्विक रिवीजन है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको, ये तो कल की क्लास की अपनी पिछला लेक्चर था, इस क्लास के अंदर मैंने आपको जो बातें बताई थी उसको यहाँ से रिलेटेड किया था, मैंने ये पॉइंट बताए थे। इसमें अगर नेट फोर्स निकालना हो तो क्या होगा। फिर हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया था जिसमें √3 गुणा आया था, तीनों चार्ज सेम थे। फिर हमने इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लिया था जिसमें वो वाला माइनस क्यू था, तो नेट जो है वो उतना ही आ गया था। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था RW के अंदर, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है उसमें मैंने इंटेंसिटी के बारे में आपको बताया था, इंटेंसिटी के बाद में फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स के बाद में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट कर लिया था, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सेलरेशन किस तरीके से लेना है, और फिर हमने क्वेश्चन जो है वो किया था इससे रिलेटेड। तो ये आज का अपना जो लेक्चर है बच्चों वो यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। इसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आर्टिकल 3E, जो आर्टिकल 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको लेंगे, और पॉइंट चार्ज का जो ग्रुप होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।